Hello learners, once again I am here with a new video. Chapter is same but topic is state of industrial sector. In previous video we have learned what was state of primary sector means, what was condition of agriculture sector in India during independence. Now in this video we are going to discuss secondary sector or industrial sector, what was situation during on the end of इंडिपेंडेंस इन इंडिया। भारत में स्वतंत्रता के ठीक पूर्व उद्योगों की क्या स्थिति थी, क्या दशा थी, उनकी क्या विशेषताएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ यू राइट डाउन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के ठीक पूर्व भारत में उद्योगों की विशेषताएं। देयर इज अ फर्स्ट पॉइंट आई हैव रिटन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण का विपरीत यहाँ पर एक शब्द दिया गया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स दैट टाइम देयर वाज नो एनी टाइप ऑफ सर्वाइवल पॉसिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया। उस समय उद्योगों का किसी भी तरीके से आगे बढ़ने की कोई संभावनाएं नहीं थी, बिकॉज देयर वाज ओनली टू थिंग्स दैट टाइम। वन, export of raw material and import of finished goods। कच्चे पदार्थों को, कच्चे माल को बाहर भेजना था, निर्यात करना था, और जो तैयार माल थे वो भारत में आयात करना था। So all the material, all the resources, whatever available in India, it was exporting by the British rule from the India in their own country in Britain etc. And they have prepared their finished goods with the help of their own industry, and they have imported in India for the Indian market. So it was totally depend on the British rule. So there was no possibility of capital formation in India। यहाँ पर पूंजी निर्माण की दूर दूर तक कोई संभावनाएं नहीं थी, और जब पूंजी निर्माण की संभावनाएं नहीं होती, so there is no possibility of industrialization in any country। किसी देश में उद्योगों की क्षमता, औद्योगिकरण तभी होता है जब वहां पर पूंजी निर्माण होता है। और पूंजी निर्माण न होने का दो मुख्य कारण था कि यहाँ पर किसी प्रकार के उद्योगों के लिए कोई भी अवसर नहीं थे। यहाँ के रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर देते थे, और जो रेडी प्रोडक्ट होते थे फॉरेन कंट्री से, उसको यहाँ पर मंगा लिया जाता था। दैट वाज द मेन रीजन दैट टाइम। इन प्रीवियस वीडियो यू हैव कलेक्टेड अ डेटा दैट 58% कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी। agriculture contribution in GDP 58%, but industrial sector, industrial contribution was only 17%। जीडीपी में कृषि का जो योगदान था हमने पढ़ा वो 58% था, बट इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन वाज ओनली 17% इन इंडिया दैट पार्टिकुलर टाइम। उस विशेष समय में सिर्फ 17% क्यों कहा गया? क्योंकि इट वाज वेरी लोएस्ट सिचुएशन ऑफ इंडस्ट्रियल पोजीशन इन इंडिया, जिसकी वजह से सिर्फ यहाँ पर 17% ही योगदान रहा, जो कि जीडीपी में बहुत ही कम था। सो देयर इज अ फर्स्ट फीचर दैट deindustrialization in India during on the eve of independence, because that time there was no production capacity in Indian industry because of exploitation policy of the British rule। भारत में विदेशी शासक के शोषित नीति के कारण यहाँ पर किसी प्रकार की उत्पादन क्षमता नहीं थी, जिससे उद्योगों का कम से कम विकास होता था। नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक, सेकेंड हेडिंग,
सेकेंड फीचर्स है वेरी फ्यू मॉडर्न इंडस्ट्रीज। यहाँ पर उस समय बहुत ही कम आधुनिक उद्योग थे। यहाँ पर उस समय उन्हीं को मैक्सिमम टाइम इन इंडिया British rule developed such type industry which was serving the interest of the British industry, British policy। ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देते थे उस समय जिससे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो ब्रिटिश इंडस्ट्री को, ब्रिटिश पॉलिसी को, ब्रिटिश रूल को, इंटरेस्ट को, उनके जो हित था उनको वो कॉपरेट करते थे। दैट टाइम इन इंडिया जो मेन इंडस्ट्री थी उसकी हम लोग बात करते हैं। That time in India, mainly such type industries were developed by the British rule. Cotton industry, jute industry, paper industry, sugar industry, steel industry, iron industry and plantation industry. They have provided their best contribution in the British production, British industry production. ये सभी इंडस्ट्री जो थी इनके कंट्रीब्यूशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में बहुत ज्यादा थे। किसमें थे? इन ब्रिटिश प्रोडक्ट। जो ब्रिटिश कंट्री में, ब्रिटेन सेक्टर में विदेशी देशों में विभिन्न प्रकार के उत्पादन किए जाते थे, यहां से इन उद्योगों के द्वारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किए जाते थे। बिकॉज ऑफ दैट सच टाइप इंडस्ट्रीज हैव प्रिपेयर्ड, हैव डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश रूल इंडिया ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस। एंड बिफोर that time there was no any interest in modern industry, in IT industry, in different technical industry because they have no contribution in the British industries। ऐसे किसी भी तकनीकी उद्योगों को, ऐसे किसी आधुनिक उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया जाता था जो कि विदेशों के लिए कोई भी लाभदायक नहीं थी। विदेशी उद्योगों के लिए किसी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं करते थे। सो दैट टाइम यू कैन गिव द एग्जांपल that time only such type industries were developed by the British rule because that industries were very helpful in the interest of the British policy। So cotton, jute, paper, sugar, steel, iron and plantation etc। Okay, so this is the second features related to industrial sector in India on the eve of independence। Third, lack of capital goods industries। So first, you know what is meaning of capital good industries? Capital good industries means such type industries which under the different type machine tool industries which helping the producing the ultimate consumer goods। ऐसे गुड्स को बनाने की इंडस्ट्री जो कि अंतिम उपभोक्ता के उत्पाद को बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। Capital good industries means such type industries which helps for producing ultimate consumer goods। So in India that time there was rarely investment, that was rarely formation of the capital good industry। That was there was only one in 1907 in India। In 1907 there was one industry developed by the Indian investors। TISCO means Tata Iron and Steel Company। That was only one company related to capital goods industry in India which was established in 1907। And after that there was no possibility for developing any type of industry on the eve of independence because the tendency of British rule was that if in India there will be formation, there will be establishment of capital goods industries, so they have fully dependent on their country, so our imported goods will be blocked। यानी उनका ये नीड था, उनका ये सोचना था अगर भारत में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को यहाँ पर हम डेवलप करेंगे तो भारत में जो विदेशी सामान
फॉरेन प्रोडक्ट यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इंडियन अपने कंट्री के प्रोडक्ट पर डिपेंड हो जाएंगे. सो दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द ब्रिटिश रूल. बिकॉज ऑफ दैट टाइम देयर वाज लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज इन इंडिया. यही कारण था कि उस समय भारत में विभिन्न प्रकार के पूंजी सामान बनाने वाले उद्योगों का अभाव था. सिर्फ यहाँ पर टिस्को था जिसकी स्थापना 1907 में हुई. Now come to the next, limited role of public sector. Limited role of public sector. There was some sector which was under the public sector at that time. So that sector was railway, communication, power capacity, port, and other departmental undertaking. That time basic public sector was railway, communication, power capacity, power generation capacity, port, and other department undertaking. Department undertaking means which are under the control of the गवर्नमेंट पार्लियामेंट. गवर्नमेंट पार्लियामेंट मीन्स यहाँ पर जो उसमें विदेशी शासक थे उनके अंडर में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं को वो अपने अंडर में इंडस्ट्री डेवलप करते थे. रेलवे, इट वाज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्पफुल टू देयर ट्रांसपोर्टिंग. कम्युनिकेशन, it is also helpful for their business purpose. Power capacity, fuel capacity, which was very helpful for industrial sector. Port, import and export, it was helpful. Another department undertaking which was very limited sector that time, and other sector they have given to the private sector. Public sector, they do not want to invest their capital because they want to only temporary investment in India and earn more and more from the Indian capital. भारत की पूंजी से, भारत के पब्लिक से अधिक कमाना तो चाहते थे, लेकिन उनका जो विनियोग था, उनका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी थी, यहाँ पर वो टेम्परेरी करते थे, क्योंकि उन्हें पता था इन फ्यूचर में भी पॉसिबिलिटी वी विल रिमूव फ्रॉम इंडिया, हम भारत से हटा दिए जाएं. इसीलिए वो कहीं न कहीं इस डर से, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ सच टाइप इंफॉर्मेशन, वो अपने को यहाँ पर अस्थायी रूप से विनियोग नहीं करते थे. सो दैट टाइम देयर वाज लिमिटेड पब्लिक सेक्टर, एंड दैट यू कैन गिव द एग्जांपल रेलवे, कम्युनिकेशन, पावर कैपेसिटी, पोर्ट, बंदरगाह वगैरह, ये सारे विभिन्न प्रकार के थे, लेकिन इसमें से भी इनकी संख्या बहुत ही सीमित थी. सो आगे बात करें, देयर इज अ फॉरेन ट्रेड. That time on the eve of independence there was a foreign trade situation. So you can also write the features of foreign trade on the end of independence. भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक पूर्व विदेशी व्यापार की क्या अवस्था थी, विदेशी व्यापार की क्या दशा थी. So there was first export of primary products. There is a first heading you can see here, export of primary products. Primary products means different type raw materials. Here what is the meaning of primary products? Different type raw material. And which type raw material? Which was directly or indirectly helping for the producing of British product. यहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्ट को उनको माना गया जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी वस्तुओं को बनाने में सहायक होते थे. They have a proper contribution, a good contribution for manufacturing British product in foreign country. So one that time exporting of primary goods at a cheap rate, at a lowest rate, without tax. So it is the first. Second, import of finished goods. After completing their production work, British want to sell their product in different countries. So in India
there here was the rule of British rule, so Indian market total control by the British. भारत की बाजार पूर्णतः अंग्रेजों के हाथ में थी. So in India they want to sell their product more and more. भारत में वो अपनी वस्तुओं को अधिक से अधिक बेचना चाहते थे. Because of that, after producing their goods and services, they have imported their finished goods in India and they sold their goods and services in India at a less rate, at a good rate compared to Indian product. Because when they have imported their product in India, it was tax free. हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये यहाँ पर बहुत ही टैक्स कम होता था, क्योंकि उनका जो पॉलिसी थी वो ज्यादा दे वांट टू अट्रैक्ट इंडियन पब्लिक, इंडियन पीपुल, इंडियन कस्टमर टू परचेज मोर एंड मोर प्रोडक्ट वॉट एवर मैन्युफैक्चरिंग बाय देयर ओन यूनिट. जो उनके द्वारा बनाया गया होता था उसको अधिक से अधिक भारतीय खरीदें, इसके लिए वो चीप एंड बेस्ट प्रोडक्ट को यहाँ पर इंपोर्ट करते थे. नाउ कम टू द नेक्स्ट, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड. विदेशी व्यापार पर, भारत के विदेशी व्यापार पर उनका एक अधिकार था. There is a given data that approximately 50% foreign export वो सिर्फ कहां पर होता था? ब्रिटेन में होता था. Whatever export from the India, 50% export import both we can say foreign trade. 50% foreign trade totally they have close to their own country Britain. यानी कुल विदेशी व्यापार का लगभग 50% भाग पूर्णतः ब्रिटेन पर डिपेंड था. एंड अदर कंट्रीज दैट टाइम, ईरान, श्रीलंका, श्रीलंका, अदर कंट्रीज वेयर दैट टाइम, ब्रिटेन के अलावा कुछ और भी देश उस समय थे जिसमें ईरान, श्रीलंका ऐसे देश थे जो अधिक यहाँ पर विदेशी व्यापार में शामिल थे, जिससे कि यहाँ पर अधिक से अधिक लोग उस विदेशी व्यापार में शामिल होने के लिए आगे आए. लेकिन यहाँ पर ये मान सकते हैं कि दैट टाइम ओवर द इंडिया फॉरेन ट्रेड 50% fully controlled by the Britain, and Britain means British rule. तो विदेशी व्यापार पर 100 में कितना? 50%, हाफ पोर्शन वो जो था वो ब्रिटेन से कनेक्टेड था, बाकी अदर देशों से होता था. अदर देशों में ईरान, श्रीलंका आदि देश शामिल थे. नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट पॉइंट हियर, सरप्लस ट्रेड. In India, that time there was a surplus trade. Surplus means it was beneficial for the Indian economy, but British was not using such type of surplus in the development of the Indian economy. Surplus तो था, surplus कैसे था? Export was more. Export minus import is equal to surplus. एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इक्वल टू सरप्लस. यहां पर भारत में एक्सपोर्ट ज्यादा था इंपोर्ट से. एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट टाइप प्राइमरी प्रोडक्ट. इंपोर्ट उन्हीं का होता था जो कि विदेश में मैन्युफैक्चर करके इंडियन मार्केट के अवेलेबल के लिए यहां पर मंगाते थे. सरप्लस जो यहां पर प्रॉफिट के फॉर्म में अमाउंट होता था उसको सरप्लस कहते थे. लेकिन दैट टाइम there was policy of the British rule. They have started their surplus using in their own expenses. जो भी उनके खर्च होते थे in their manufacturing process and other taxes. यानी यहां का जो सरप्लस था, जो प्रॉफिट था, उसको वो ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन सिस्टम को डेवलप करने में नहीं लगा करके, बल्कि अपने विभिन्न प्रकार के खर्चों में,
whatever expenses their own, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो उनका उत्पादन की प्रक्रिया थी उसमें जो रिसोर्सेज लगते थे उसमें, और जो अदर टैक्सेज होते थे उसको पेड करने में लगाते थे, अपने खुद के काम में लगाते थे, जबकि सरप्लस का अगर हिस्सा उसमें इंडियन इकोनॉमी में लगता सो आवर बैकवर्ड इकोनॉमी ना होती, हमारी इकोनॉमी डेवलप इकोनॉमी होती. बट द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल वाज दैट एनी हाउ दे वांट टू कन्वर्ट आवर प्रॉस्परस इकोनॉमी इनटू बैकवर्ड इकोनॉमी. उनकी नीति थी कि भारत की अच्छी अर्थव्यवस्था, खुशहाल अर्थव्यवस्था को हम पिछड़ी अर्थव्यवस्था में बदलना चाहते थे. इसी वजह से एक जानकारी आपको यू हैव लर्न इन क्लास 10 कि वहां पर सुएज कैनल था, जिसकी वजह से भारत के इंपोर्ट एक्सपोर्ट ब्रिटिश अपने कंट्री में करते थे. तो इसकी जो डिस्टेंस थी यहां पर वो 19,800 किलोमीटर थी मुंबई पोर्ट से ब्रिटेन तक को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए ये 19,800 थी. लेकिन बाद में व्हेन देयर वाज नो सुएज कैनल, सुएज नहर नाम सुना होगा आपने एसएसटी में, सुएज कैनल जब तक नहीं था ये डिस्टेंस इतना था, कहां से, फ्रॉम मुंबई पोर्ट टू ब्रिटेन. ये अफ्रीका के साइड से सी वे से ये अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे. लेकिन बाद में इन्होंने यहां पर एक कैनल को बनाया ब्रिटिश रूल ने उस समय, उसकी वजह से इन्होंने इस डिस्टेंस को इतना किलोमीटर कर लिया. कितना, 11,600 किलोमीटर. मीन्स उन्होंने इस डिस्टेंस को बहुत ही कम कर लिया. उनका जो फ्यूल कैपेसिटी थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टाइम दोनों इन्होंने मिनिमाइज कर लिया, और बिकॉज ऑफ दैट यहां पर उनको क्या ज्यादा होने लगा, प्रॉफिट ज्यादा होने लगा. और प्रॉफिट का पोर्शन वो कहां पर लगाते थे, इन देयर ओन कंट्री, इन देयर ओन इंडस्ट्री. सो दैट टाइम देयर वाज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश रूल, एनी हाउ दे वांट टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज टू डेवलप देयर ओन इंडस्ट्री. भारत के संसाधनों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना था और अपने व्यक्तिगत देश के, अपने ओन कंट्री के इंडस्ट्री को डेवलप करना थी. इसी वजह देखें उन्होंने उसी टाइम पर फॉरेन ट्रेड को ज्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए सुएज कैनल भी बनाया. सुएज कैनल के पहले 19,800 किलोमीटर डिस्टेंस थी. आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ द सुएज कैनल द distance was only 11,600 kilometer. It was also a very plus point for the British profit. Okay, so there was the very lowest situation of industrial sector in India on the eve of independence. It was lowest contribution in GDP, 58 agriculture, but it was only 17% in GDP. That was very exploited policy showing in India. So in this video we have completed state of industrial sector in India on the eve of independence. So in next video we will learn next topic of the same chapter. Okay, thank you very much. God bless you.